हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी वो कौन सी लैंड की कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसे वो कौन सी ज़मीनों के टुकड़े हैं जिनके ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो सकती है, या सरकार नोटिस और विदाउट नोटिस भी आपके मकानों को गिरा सकती है। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, नॉलेजेबल लगती है और आप भी मेरा साथ देना चाहते हैं लोगों को एजुकेट करने में कि रियल एस्टेट में होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो फॉरेस्ट्री ज़मीनों की आती है। अगर जंगल के आसपास का 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई सोसाइटी बसाई जा रही है जो एक्चुअल जंगल के आसपास बसाई जा रही है, तो आप उन जगहों पर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सरकार आप अपनी कार्रवाई कर सकती है उस लोकेशंस के अंदर। तो अगर सरकार लेकर आती है इस तरीके की लोकेशंस पे अपनी रेजिडेंशियल प्लान्स और प्रोजेक्ट्स, तब तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर कोई प्राइवेट बिल्डर इस तरीके की लोकेशंस पे अपनी प्लॉटिंग कर रहा है तो आप बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा, अगर शहरों के अंदर जू बसाया जा रहा है, जू के लिए अलॉटेड है जमीन, तो दोस्तों वहां पर भी डीलरों ने प्लॉटिंग काटी है और लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी लोकेशन पे जब तक गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं करती लोकल लोगों के लिए, बिकॉज डिपार्टमेंट के लोगों के लिए तो वो रेजिडेंशियल हब्स बनाती है जू के आसपास ताकि कर्मचारी रह सकें, अधिकारी रह सकें, और ऑफिसेस भी बनाती है, तो वहाँ पर तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट आप लोगों के लिए अगर वो प्रोजेक्ट लेकर आती है कि लोकल लोग भी रह सकते हैं ऐसी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में, तब तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। दोस्तों, इसी संदर्भ में दूसरी जो कैटेगरी आती है वो फार्मिंग लैंड की आती है। फार्मिंग लैंड के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने किसान कोटा के बारे में भी बताया, उसमें भी मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बताया है कि क्या प्रोसीजर होता है। फ्री होल्ड के ऊपर भी मैंने आपको बताया है कि क्या प्रोसीजर होता है, तो हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ सालों पहले नोएडा के सेक्टर 135 के अंदर फार्म हाउसेस बनाकर बेचे गए थे और उस फार्म हाउसेस को इतने सस्ते दामों पर बेचा गया था, लगभग 34 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक के फार्म हाउसेस को बेचा गया था और लोगों ने अंधाधुन उस पर इन्वेस्टमेंट किया था। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। 50 से 60 ऑलरेडी फार्म हाउसेस को डिमोलिश कर दिया गया है और ऑलरेडी 100-150 लोगों को नोटिस थमा दिया गया है, तो उन पर भी कार्रवाई कभी भी चल सकती। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ, उन फार्म हाउसेस को इसलिए गिराया जा रहा है बिकॉज उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया था कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो फार्मिंग लैंड के ऊपर अगर कोई रेजिडेंशियल सोसाइटीज बसाई जाती है तो वो गिरा दी जाएगी एज पर द गवर्नमेंट। तीसरी कैटेगरी जो आती है दोस्तों वो लाल डोरा की आती है। लाल डोरा दोस्तों गांव के अंदर कुछ ज़मीन के हिस्सों को कहा जाता है जहां पर कब्जा सिस्टम चलता है। जिसने कब्जा किया हुआ है वो ज़मीन उसकी मानी जाती है और उन ज़मीनों के ऊपर रजिस्ट्री नहीं होती थी। बट अब सरकार उन लोकेशंस पे रजिस्ट्री धीरे धीरे अलाउ कर रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है उस पर किसका कब्जा है और उसके नाम से उसको रजिस्ट्री की जाएगी। बट दोस्तों, ये प्रोसेस अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। बट इससे पहले भी जो बस्तियाँ बसाई गई हैं लाल डोरा के ऊपर, उनके ऊपर भी रजिस्ट्री की गई है, तो वो फ्रॉड रजिस्ट्रीज हैं और ऐसे मकानों को, ऐसी सोसाइटीज़ को डिमोलिश कर दिया जाएगा चिन्हित करने के बाद। तो चौथी कैटेगरी है वो दूब क्षेत्र की आती है, जो हम बहुत सुनते हैं और ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर भी मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट हम इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, दूब क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो दलदली भूमि जहाँ पर पाई जाती है। दलदली का मतलब नदियों को सुखाकर जो सोसाइटीज या प्लॉट्स काटे जाते हैं, या नदियों के आसपास की ज़मीनों पे जो प्लॉट काटे जाते हैं, पॉन्ड्स को सुखाकर जो प्लॉट्स काटे जाते हैं, ऐसी ज़मीनों के ऊपर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। बिकॉज इन बस्तियों के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, मकान भी बनाकर रह लेते हैं, चाहे वो 5,000 मकान बना दिए गए हों, चाहे 10,000, चाहे 50,000, दोस्तों उनको गिराया ही जाए। बिकॉज दोस्तों, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो प्रकृति किसी ना किसी दिन अपनी कार्रवाई कर देगी और आपके मकान जो हैं वो डिमोलिश हो जाएंगे प्रकृति के द्वारा। चाहे वो अर्थक्वेक आ जाए, धस जाए, बारिश ज्यादा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती। इसलिए इन क्षेत्रों में कहा जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें। इन क्षेत्रों के अंदर बस्तियां नहीं बसाई जाती सरकार के द्वारा। तो ऐसी लोकेशन पे अगर बस्तियां बस भी जाती है तो भी सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है कभी भी। तो आप प्लीज आप इन ऐसी लोकेशंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों, अब जो पांचवी कैटेगरी आती है वो ग्राम सभा की जमीनें होती हैं। दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया दिल्ली के अंदर भी बुलडोजर चले थे और बहुत ज्यादा चले थे 20 और 25 साल पहले। तो वो ज्यादातर ग्राम सभा की जमीनों के ऊपर बसाई गई बस्तियों के ऊपर ही चले थे। दोस्तों, ग्राम सभा जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को अलॉट की गई जमीनें होती हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, ताकि ग्राम पंचायत है या फिर गांव जो प्रधान है वो गांव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट कर सकता है, विद्यालय बना सकता है, रोड बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है, गौशालास बना सकते हैं, चारागाह बना सकता है,
तो इसके अलावा आबादी क्षेत्र भी उनको दिया जाता है अथॉरिटी, और आबादी बसा सकता है। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी कैटेगरी सिवाय आबादी के अगर कोई सोसाइटी बसाई गई है तो उन सोसाइटीज के ऊपर सरकार अपनी कार्रवाई कर सकती है। और समय आने पर अगर सरकार अपने मास्टर प्लान लेकर आती है, रोड निकालती है हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, और अगर आपकी सोसाइटी उसमें आ रही होगी तो उसको जरूर गिराया जाएगा। जितने मकान हो चाहे सोसाइटी हो, उसको गिरा दिया जाएगा और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। बिकॉज एज पर देम इन लोकेशंस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोसाइटीज बसती है, वो अनऑथराइज्ड ही रहेगी परमानेंटली। और सरकार जब भी अपने मास्टर प्लान लाती है उसमें अगर रुकावट आती है इन सोसाइटीज की वजह से, तो वो उनको गिरा देगी। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि हमें किस तरीके की लैंड्स को अवॉइड करना है इन्वेस्टमेंट कर। दोस्तों, रियल इस्टेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह अगर पहुंच जाती है तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है, आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकती है, कुछ सिक्योरिटी दे सकती है। वो सिक्योरिटी वो ग्रोथ के रूप में होती है। वो ग्रोथ अगर आपको मिल जाती है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपके बहुत सारे ड्रीम, चाहे कि आपके अपने बच्चों को एजुकेशन देनी हो, चाहे आपके अपने ड्रीम हो, चाहे आपकी मेडिकल फीस हो, बिकॉज मेडिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है आज की डेट में जहाँ पर आपका पैसा आपकी 15 से 20 दिनों के अंदर आपकी लाइफ की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है या सेविंग होती है वो लेकर जा सकती है। तो हमें बहुत तरीके से तैयार रहना है, हर तरीके की फाइट से तैयार रहना है। उसके लिए हमारी इन्वेस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट सही जगह पर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सजग हो जाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के बारे में सबसे पहले सोचें। ग्रोथ अपने आप आपको मिल जाएगी अगर आपने सेफ्टी के बारे में सोचा है तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।